अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने और एक अहम तरीन मामले पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। कहा जाता है कि इंसान का ज़ाती मुफाद अहमियत रखता है, लेकिन उससे बढ़कर उसका सियासी मुफाद होता है। सियासी मुफाद की अगर हम बात की जाए तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके अपने नज़रियात और उनकी अपनी पसंद नापसंद, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, जो कि हावी आ जाती हैं आपके ज़ाती मुफाद पर। फिर उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी को नहीं करना चाहिए और हर इंसान को उसका इदराक होना चाहिए, वो होता है उसका मुल्की मुफाद, कौमी मुफाद। और फिर उससे बढ़कर अगर आप चले जाएँ तो फिर आपका ये है कि मज़हब के हिसाब से जिस जिस मज़हब को आप फ़ॉलो करते हो उसके हिसाब से आपका जो एतक़ाद होता है या जो आपका नज़रियात होते हैं या जो आपका मुफाद होता है, ज़ाहिर है उसको भी देखना होता है। तो ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत इंसान को चलना होता है। लेकिन फिर उसके अंदर ये चीज़ भी इंसान को देखनी होती है कि किस वजह से कोई ऐसी हरकत आपसे सरज़द ना हो, जिसकी वजह से आपको ज़ाती तौर पर तो फ़ायदा हो रहा हो वक़्ती तौर पर, या आप आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जाने या अनजाने में आपकी वजह से मुल्की मुफ़ाद को नुकसान पहुँच रहा हो। ठीक है? ये चीज़ इस वक़्त जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पैसे की हवस में, फ़ेम की हवस में और ज़ाहिर है कि और दूसरे मुल्कों के आलाएकार बन के कुछ लोग जो हैं वो गुमराह हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और वैसे तो अगर उनकी हम कैपेसिटी की बात करें तो वो इतनी थी नहीं, कि उनकी क्लीयरेंस इतनी थी नहीं कि वो इस एतबार से इतनी बढ़-चढ़ कर बातें कर सकें। लेकिन जिस तरह से कबूलियत और जिस तरह से यहाँ पर नैरेटिव हमने देखा कि परवान चढ़ा, और जिस तरह से वो कहते हैं ना कि अगर कोई चोर भी आपके हक में बात कर रहा हो, कोई थर्ड क्लास इंसान भी आपके हक में बात कर रहा हो, तो आप कहते हैं कि यार चूँकि ये मेरे मुफाद में बात है, तो इसलिए उसका लेवल देखे बगैर आप उस बात को, उस बयानिए को तरवीज देने में कायम रहते हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं बात किसकी कर रहा हूँ? आपको याद होगा एक यूट्यूबर आदिल राजा जिसका नाम है, लंदन में जिसके खिलाफ अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि एक कार्रवाई भी हुई थी, उसको इन्वेस्टिगेट भी किया गया था। आदिल राजा है कौन? आदिल राजा ने बेसिकली फ़ौज से उसका ताल्लुक रहा हो या ना रहा हो, लेकिन वो अपने आप को मेजर आदिल राजा कहा करता था। मेरे ख़्याल में ये फ़ौज के जो महकमा है, जो इदारा है, उसके साथ भी एक तौहीन है कि उसको आदिल राजा जैसे शख्स से मंसूब किया जाए। फिर उसकी बिना पर उसने मुल्क से बाहर जाकर, मुझसे फ़रार होकर, दुम दबा के जब वो यहाँ से भागा था, उसके बाद उसने कुछ ट्वीट्स का सिलसिला शुरू किया। कुछ वीडियोज़ बनाना शुरू की। अब आपको पता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम की और ख़ास तौर पर कुछ सियासी शख्सियात हैं, उनकी फ़ॉलोइंग ऐसी है कि उनको सनसनीखेज़ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। उनको सनसनी बहुत अच्छी लगती है। उनको ये अच्छा लगता है कि कोई साज़िशी नज़रिए पे बात हो, कोई साज़िशी थ्योरी पे बात हो, वो सस्पेंस टाइप की चीज़ें उनको देखना वैसे भी बहुत पसंद होता है। तो ऐसे में इस शख्स ने मुल्क से बाहर जाकर वहाँ पर इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया पाकिस्तान मुखालिफ। अब हम आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं और आपको पहले भी हिस्ट्री पता है कि लंदन किस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की एक तरह से आमाजगा बन चुका है। अच्छा, भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा नज़रियाती दुश्मन है और भारत की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान किसी भी एतबार से तरक्की ना कर सके, ना मुआशी एतबार से, ना सियासी एतबार से, ना फ़ौजी एतबार से, किसी भी तरह से वो तरक्की ना कर सके और भारत अपना ख़ित्ते में असर रसूख बढ़ाता रहे। अब ऐसे में दो तरीके होते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली उस मुल्क के साथ जंग कर लें। अब जंग करने की ज़ाहिर है आपके पास कैपेसिटी नहीं है, फिर आलमी बरादरी भी आपको बहुत बुरा भला कहेगी। तो फिर दूसरी चीज़ ये होती है बल्कनाइज़ेशन। बल्कनाइज़ेशन के साथ-साथ एक और चीज़ होती है कि आप सियासी और मतलब अंदरूनी तौर पर दाखिली अदम इस्तेहकाम से उस मुल्क को दो-चार कर लें। अब कुछ लोग होते हैं जो कानों के कच्चे होते हैं और ख़ास तौर पर हर कीमत पर इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। वैसे ये अलमिया तो हमारे हर सियासतदान का है कि वो चाहते हैं कि एक कुर्सी पे किसी तरीके से गए हैं, तो बस वहाँ से उसके बाद वो मतलब कभी ना उतरें। मतलब उनका इक़्तिदार ता क़यामत रहे। कुर्सी चीज़ ही ऐसी है कि हर कोई उससे चिपके रहना चाहता है। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह हो गई, लेकिन ऐसे में आप कुछ रेड लाइन्स होती हैं, उनको क्रॉस नहीं करते। वो रेड लाइन्स होती हैं मुल्की मफादात को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, अंदरूनी खल्फशार को लेकर, या कोई अवाम को किसी ऐसी चीज़ पर मजबूर ना करना कि जिससे अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी बिगड़ जाए कि वो कभी कंट्रोल ना हो सके। अच्छा, अब मैं कनेक्शन ये बयान कर रहा हूँ कि ये जो आदिल राजा जब वहाँ भागा, तो फिर ज़ाहिर है कि ही वॉज़ अ रेड हॉट केक। उन्हें फॉर द रॉ, ये जो भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ़ कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए इस्तेमाल होती है? ये सिर्फ़ धमाके करवाने के लिए इस्तेमाल होती है? उनका दूसरा काम ये है इंसान के ज़हनों को इन्फिल्ट्रेट करके ऐसे हरकारों को दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना। तो तरीक़ाकार बड़ा सिंपल था। कुछ यहाँ पर ट्वीट्स भी मैं शेयर करूँगा और ज़ाहिर है कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ और एक और
कॉल वगैरह या कुछ तरह की चीज़ें जिसका तस्करा किया जा रहा है कि वो ट्रेस हुई हैं और उनका भी पता चलेगा कि किस तरीके से वो अपने भारतीय हैंडलर से राब्ते में है। अच्छा, ये किस्सा कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कुछ सियासी जमातें और उनके सहूलतकार भारत के हाथों इस्तेमाल होते रहे हैं। सिलसिला तो 1971 में शुरू हुआ था मुक्ति बहानी से, लेकिन आज तक वो सिलसिला रुका नहीं है। लेकिन हमें क्या रहना है, मोहतात रहना है। अच्छा, आदिल राजा का काम सिंपल था, पैसों के एवज़, फेम के एवज़, अपनी जो भी यूट्यूब पर पब्लिसिटी के एवज़ या और न जाने क्या-क्या उसके ज़हन में चीज़ें हैं, उसके एवज़ उसने करना क्या शुरू किया कि वहाँ से लाइन मिलने के बाद अपने इंडियन हैंडलर से, रॉ से लाइन मिलने के बाद वो एक शोशा छोड़ देता था कि जी, जी, ज़मान पार्क में तो बस ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, मॉडल टाउन वाला इंसिडेंट होने वाला है और वहाँ पर इंसिडेंट होगा और कहीं उसके पीछे जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो वाला, आपको याद होगा मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर का जो वाक़या पेश आया था बेनज़ीर भुट्टो के भाई का, उससे लिंक करके कि जी उस तर्ज़ का वाक़या उस केओस में कुछ करने की कोशिश की जाएगी तो सारे वहाँ पर पहुँचे। अब उसके बाद होता क्या था, वो चीज़ हुई, उसके बाद जनाब उसको पिक किया पीटीआई चेयरमैन ने, खान साहब ने कहा, "ओ लो जी, ये बंदा साडी हिमायत च आ गया है, चलो इनू आगे भेजो।" उन्होंने वो ट्वीट करके फिर पीटीआई के तमाम जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, वहाँ पर सर्कुलेट करना। अब वहाँ पर जब वो चीज़ सर्कुलेट होती थी, उसके बाद क्या होता था, वो तमाम इमरान खान साहब की सर्कुलेशन के बाद तमाम जो पीटीआई रहनुमा, उनके हमदर्द, उनके फॉलोअर्स सारे के सारे, ज़ाहिर मकबूलियत तो थी इमरान खान की, तो सारे के सारे उसको सर्कुलेट करते थे। पर ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है। और आप सोचें उसके नतीजे में जो अवाम, आपको पता है कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है और इसी तरीके से जो अवाम थे उनको रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भड़काया गया। यही चीज़ें थी जिनकी बुनियाद बनी वो जो भारत कहता है ना कि हमने पाकिस्तान को कभी अंदरूनी तौर पर इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना 9 मई के वाक़यात के दौरान पाकिस्तान को पहुँचा। तो आप ये देखिए कि ये सिलसिला कब से शुरू होके कब तक पहुँचा, 9 मई के जो वाक़यात थे उन पर मुंतज हुआ। वो यही सिलसिला था। वो खुदा का शुक्र है कि अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से रेस्ट्रेंट शो किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो वाक़या हुआ, जिस तरीके से अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिन्ना हाउस को नुकसान पहुँचाया गया, फिर उसके अलावा बाकी जिस तरह के वाक़यात उस दिन रूनुमा हुए, वो निहायत अफ़सोसनाक हैं। उनकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ स्लोली कुक हो रही थी और उसको जाने या अनजाने में पीटीआई चेयरमैन जो हैं, वो अपने सियासी मफाद की खातिर और किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में वापस आने की खातिर उसको यूज़ कर रहे थे। तो ये एक बड़ा अलमिया है जी। मैं यही सोच रहा होता हूँ कि कभी जो है वो ये प्लानिंग बाकायदा तौर पर एक छोटी चीज़ नहीं थी, ये पूरी भारतीय प्लानिंग थी और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अगर कमज़ोर होगा और पाकिस्तान आप ये देखिए कि काफ़ी कमज़ोर हुआ भी है। वो तो शुक्र है कि हम थोड़ा-सा इन साज़िशों को समझ चुके हैं, तो उसकी बिना पर हम थोड़ा-सा मोहतात हैं, वरना तो न जाने क्या होता। तो आप भी मोहतात रहिए और याद रखिए कि सबसे पहले पाकिस्तान।